अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आमने सामने, मैं हूं शहजाद खान। वही हुआ जिसका डर था, या फिर शायद इसी फैसले की उम्मीद थी। आज तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया को 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने सेंट्रल जेल में ये फैसला सुनाया, अडियाला जेल में। इस फैसले में जब ये फैसला सुनाया गया तो तोशाखाना 2 के इस फैसले के दौरान पीटीआई के वकला मौजूद नहीं थे। न सिर्फ ये कि 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, बल्कि 1 करोड़ 64 लाख रुपए के जुर्माने की भी सज़ा इसमें शामिल है। इमरान खान और बुशरा बीबी को पीपीसी दफ़ा 409 के तहत सज़ा सुनाई गई है और 7 साल की सज़ा थी, मजबूरी तौर पर 17 साल की सज़ा हुई है। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को जो 1 करोड़ 64 लाख रुपए फ़ीकस जुर्माने की सज़ा सुनाई है, ये बाकी केसेस में जो जुर्माने और जो सज़ाएँ हैं उसके अलावा है। यानी ये सज़ाएँ उस वक्त शुरू होंगी जब पिछले केस में सुनाई गई सज़ा के बाद, यानी 190 मिलियन पाउंड वाली जो सज़ा ख़त्म होगी उसके बाद ये सज़ा शुरू होगी। अगर बात करें पीटीआई के हालात और मामला की, तो आज पीटीआई जिन हालात से गुजर रही है उसकी ज़िम्मेदारी किसी और के बजाय तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की अपनी हिकमत अमली पर है। जहाँ दूसरी जमातें सियासी जमातों की तरह डील करती हैं, वहाँ पीटीआई ने एक अलग ही वतीरा इख्तियार कर रखा है। न सिर्फ ये कि वो सियासी जमातों से बात करने को इनकारी हैं, बल्कि साथ साथ वो हुकूमती इदारों पर और उनके सरबराहान पर शदीद तनकीद यानी ज़ाती लेवल के हमले तक करने की हद को पार कर चुके हैं, जिसके नतीजे में न सिर्फ ये कि उनके ख़िलाफ़ शदीद किस्म की एक रेजिस्टेंस और एक राय आमा इदारों में भी हो रही है, बल्कि साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये भी इंदिया दिया गया है कई बार, कहीं खुले अल्फाज में और कहीं दबे अल्फाज में। पहले तो दबे अल्फाज में ही कहा जाता था, लेकिन अब खुले अल्फाज में बात कही जा रही है कि अब पीटीआई के लिए वापसी के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। सियासी जमात का काम सिर्फ सियासत करना नहीं होता, बल्कि उसका काम इदारों के दरमियान इत्तेहाद रखना, इत्तेहाद और उसके साथ साथ न सिर्फ ये कि अवामी इदारे जो हैं और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक ब्रिज का काम करना होता है, ताकि वो तमाम इदारे जो कि अवामी फ़लाह के लिए काम कर रहे हैं और वो इदारे जो अलग से काम कर रहे हैं, जिनके चेहरे हमें नज़र नहीं आते, उन सब को एक दरमियाने रास्ते पर रख कर और हुकूमत की जाए। सिक्योरिटी इदारे सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये जो चेन ऑफ कमांड की जिस वक्त तौहीन की जाती है, और ख़ासकर उसको सोशल मीडिया पर आजकल बड़ा इसका एक चर्चा है। सोशल मीडिया पर किसी भी सिक्योरिटी इदारे के सरबरा का या किसी बड़े अफसर का नाम लेकर कुछ भी कह दिया जाता है, और ये वो बात है जो कि सिक्योरिटी इदारे जो हैं बर्दाश्त नहीं करते। किसी भी इदारे में जब चेन ऑफ कमांड का एहतराम नहीं किया जाए तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो पेशावराना कहना चाहिए कि एक नेग्लिजेंस कहना चाहिए, नेग्लिजेंस ना भी कहा जाए तो इसको एक तौहीन कहा जाता है। तो वो इदारे ख़ास तौर पे हमने देखा कि पिछले चंद महीनों के दौरान वो इदारे जिनको दुनिया भर में मलाइन करने की कोशिश की जा रही थी, उन्होंने कितना बेहतरीन परफॉर्म किया। पाकिस्तान और भारत का जो एपिसोड था हम सबके सामने। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन नूरुल आरफीन सिद्दीकी, उनकी जाने चलेंगे। नूरुल आरफीन, पहले बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में सज़ा हुई, अब तोशाखाना 2 में भी सज़ा हुई। सबसे पहले तो अपनी राय दीजिए। 17 साल की सज़ा जो कि अब ये जो 190 मिलियन पाउंड वाली सज़ा है उसके बाद शुरू होगी, तो ये एक के बाद एक जो है वो खासा रास्ता जो है वो बंद होता जा रहा है, रास्ते मुश्किल होते जा रहे हैं बानी पीटीआई के लिए। पीटीआई के लिए नहीं, बानी पीटीआई के लिए। क्या समझते हैं आप? देखिए, ये कोई बहुत ज्यादा गैर मुतवक्किल फैसला तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के लिए भी होना चाहिए। जिस तरह से मामला चल रहे थे और जिस तरह से बयानबाजियां हो रही थी, जिस तरह से अपने कायद की मिदत में और इदारों के खिलाफ बाकायदा सीने चढ़ा ली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की जानिब से, उसके बाद इस तरह का कोई फैसला आना बहुत ज्यादा गैर मुतवक्किल नहीं है। तोशाखाना 1 में जो 14 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद अब जो तोशाखाना 2 में 17 साल की सजा, और थोड़े दिनों पहले, बल्कि मैं यहाँ ये बता दूं, थोड़े दिनों भी नहीं, एक ही दिन पहले फैसल वाडा ने एक बाकायदा ट्वीट दागा था जिसमें उन्होंने फरमाया था ये अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और कयामत बाकी है, 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। इट मीन्स के फैसल वाडा की जुबानी ये बात सामने आ गई है कि अब अगली सजा जो है वो 9 मई के केस में सुनाई जानी है। तो तमाम तर चीजें जो है वो लॉजिकली हैं, सिर्फ टाइमिंग का थोड़ा सा हेरफेर है। ये टाइम शायद थोड़ा सा एक ऐसे पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे आया है कि जहां पीटीआई को अब अपना ढिंढोरा पीटने का मौका ज्यादा मिल जाएगा, जहां सोशल मीडिया के इस एज में सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब को
मासूम बना करके और पाकिस्तानी इदारों और स्टैब्लिशमेंट को बिलखुसूस जालिम बना करके पेश करने का सिलसिला मजीद तेज कर दिया जाएगा। लेकिन इस सजा का जहाँ तक अहवाल है तो ये सजा तो नविश्ता दीवार थी। ये सजा तो अकल का अंधा कोई भी आदमी 2 और 2 4 की तरह से बता सकता था कि जिस रविश पे मामला शुरू से लेकर के हजरत इमरान खान चल रहे थे, उसके बाद इसी नौयत की सजाएं होती हैं। उसके बाद मामलात, देखिए सबसे पहले समझने की जरूरत है सियासत में भी और सियासत के तालिब इल्मों को, हम जैसे उनको भी, कि स्टेट और जो गवर्नमेंट है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रियासत और सियासत जो है ना वो बड़ा आपस में मेल खानी चाहिए। अगर सियासत करते हुए आप रियासत को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें या अपने आप को उसके लिए जुज़्वे लाजिम समझ लें, जैसा कि हजरत हैंडसम ने समझ रखा था। अब आप मुझे ये बताइए, एक तरफ सलमान अकरम राजा साहब पीटीआई के दीगर कायदी सोशल मीडिया पे बैठ करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करके और कह रहे हैं कि जी अवाम का अदलिया पे से एतमाद उठ गया। मैं बहुत इंकिसारी के साथ उनसे ये पूछने का तमन्नाई हूँ कि जिस वक्त अदलिया में साकिब नासूर जैसे लोग बैठे हुए थे, जिस वक्त गुड टू सी यू वाली अदलिया थी, तो क्या अवाम का उस वक्त अदलिया पे एतमाद मुतज़लज़ल नहीं हुआ था? जिस वक्त इमरान खान के खिलाफ बाकायदा एक हेट स्पीच के हवाले से एक केस चल रहा था, इस्लामाबाद में आग लगाई जा रही थी, शाहराहों पर धमाचौकड़ी मची हुई थी, मैंने खुद अपनी इन आंखों से, इन गुनाहगार आंखों से पीटीआई के बलवाइयों को दंगा करते देखा। और वहाँ गुड टू सी यू वाले जो चीफ जस्टिस थे वो इमरान खान को मर्सिडीज में जो है वो रवाना करते हैं प्रोटोकॉल में। तो क्या उस वक्त अदलिया पे एतमाद मुतज़लज़ल नहीं हुआ था? बात यह कि ये सब कहानियां वही हैं जो शायद पहले किसी और वक्त में किसी और के साथ दोहराई गई। ये सब कोई नई बात नहीं। कहते ना कि सैफ अंदाजे बयां रंग बदल लेता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो मकाफात अमल भी है, और जो इमरान खान साहब ने फसल बोई थी अब वो काटने का वक्त आ चुका है। कहते हैं कि किसी को इतना दीवार से मत लगाओ कि वहां से तुम्हारी वापसी का सफर वो जो शुरू हो रहा है वो इतना मुश्किल हो जाए कि तुमसे काटे ना कटे। लेकिन इमरान खान ने हर मुमकिन हद तक जाकर के अपने दौर में अपोजिशन को सप्रेस किया। उन्होंने हर जो है वो टैक्टिक यूज की अपने खिलाफ उठने वाली तमाम तर आवाजों को दबाने की, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से उससे पहले कोई फिरौन कर चुका होगा और उसको इस बात का सामना करना पड़ा होगा। इमरान खान इज ऑल्सो नो एक्सेप्शन। तो आज अगर ये सजा हुई है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हम बिल्कुल सरासीनगी का शिकार हो जाएं। हाँ, अलबत्ता हमें ये जरूर पता है कि इस एक वक्त में मॉडर्न एज में कि जब जंग बयानिए की होती है, कि जब जो है आपको अपनी तमाम तर पॉइंट ऑफ व्यू को अपने जुबान से, अपने अल्फाज से, अपने ब्लॉग्स के जरिए, अपनी तहरीरों के जरिए, अपने बयानात के जरिए जब आपको लड़ना होता है, उस एक दौर में चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बयानिए की जंग लड़ने पर महारत हासिल है और हमारी ये हुकूमत की सबसे बड़ी कमजोरी है, ये हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा ग्रे एरिया है कि वो बावजूद सही बात पे होने के, वो बावजूद सही पाथ पे होने के, वो अपने बयानिए को इस तरह से डिफेंड नहीं कर सकते, नरेट नहीं कर सकते, चला नहीं सकते जिस तरह से हजरत हैंडसम के पैरोकार कर जाते हैं। वो गलत से खड़े होते हैं, नीरी जहालत बरत रहे होते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन वो झूठ भी इतने लाउड अंदाज में बोलते हैं कि वो सामने वाला सच जो धीमी आवाज से बोला जा रहा होता है वो अपनी मौत आप मर जाता है। तो ये सजा मेरे अपने हिसाब में तो कोई इतनी ज्यादा गैर मुतवक्को नहीं थी। अच्छा, एक बात और इसमें कि जिस वक्त ये सज़ा सुनाई गई, यहाँ एक बात ज़रूरी है कि पीटीआई ने इसको अपने वकला की फतह करार दिया है इस सज़ा को, लेकिन जिस वक्त ये सज़ा सुनाई गई उस वक्त बानी पीटीआई और पीटीआई के जो वकला थे वो अदालत में मौजूद ही नहीं थे आज सज़ा के वक्त में। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये कहिएगा कि एक ऐसी फतह है कि जो फातहीन है वो मौजूद ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि जहाँ बयानिए की जो बात आ रही है, यहाँ ज़रा सा मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ी सी एक रोशनी डालें कि कहा जा रहा है कि वज़रा जो हैं वो सिर्फ रोज़ाना जो है बानी पीटीआई के बारे में न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और कुछ नहीं। लेकिन यही मनाजिर तो हमने उनके दौर में नहीं देखे कि 2 अफराद थे, एक लंदन में बैठे हैं शहजाद अकबर साहब और एक क्या नाम है फवाद चौधरी साहब हुआ करते थे। रोज़ाना हर 2 घंटे के वक्त से पहले 2 वज़रा आते थे, फिर 2 वज़रा आते थे, फिर 2 वज़रा आते थे और उनका काम यही होता था
कि ये चोर हैं और ये भी चोर हैं, नाम भी देखें, पहले भी दो ही लोग होते थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दो ही लोग आते हैं, सिर्फ उनके नाम तब्दील हो गए। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कोई ऐसी नई बात नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने कहा बयानिया की जंग के हवाले से, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो बात है ना, इसके हवाले से दो वर्जन पाए जाते हैं। इमरान खान एक अदालत में मौजूद ही नहीं थे अपने वकला समेत, दूसरी तरफ बीबीसी जो लिखता है वो ये लिख रहा है कि इमरान खान अदालत में मौजूद थे, जेल एहलकार ने अपना नाम खुफिया रखने की शर्त पर बताया कि इमरान खान को जज साहब ने डाइट पर 3 मरतबा बुलाया, ताहम उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और उसके बाद जज साहब ने सजा सुनाई। इमरान खान ने फिर अदालत में मौजूद लोगों से पूछा कि सजा का क्या हुआ। जब उनको बताया गया कि आपको 17 बरस की सजा और 3.5 करोड़ रुपए शिकायत का जुर्माना जो है वो मजबूरी तौर पर सुनाया गया है, तो उन्होंने ज़ेर लब मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये दो बयानी हैं, अब इसमें से सही कौन सा है ये बाय द पीरियड ऑफ टाइम सामने आएगा। लेकिन पहला वाला बयानिया अगर मैं सही मान लूं तो इससे तो इमरान खान और पीटीआई की मजलूमियत साबित होती है कि ऐसी उजलत में सजा सुनाने की क्या जरूरत थी। गो के एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आज सजा सुनाने ही का या बरी करने ही के लिए आज समाअत होनी थी, आज कोई ऐसी डिटेल बहस नहीं होनी थी, आर्ग्यूमेंट्स का यानी जिरा का सिलसिला कंप्लीट हो चुका था। लेकिन अगर ये बयानिया ठीक है, अगर ये बात ठीक है, तो इसका फायदा अगर बेनिफिट ऑफ डाउट की सूरत में भी देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाता है और फिर वो अब उस बयानिए को मजीद लेकर के आगे जाएगी कि देखें जी हमारे साथ तो जुल्म हो गया। इस मुल्क की अदालतें आप देख रहे हैं 27वीं तरमीम के बाद क्या हुआ है। पहले ही वो अदालतों के हवाले से उन्होंने जो एक बयानिया कायम किया है कि जी अदालतों की तो मौत हो चुकी है, इस मुल्क में अदालतें तो फारिग कर दी गई हैं, अब सिर्फ यकशख्सी हुक्मरानी इस मुल्क पर मुसल्लत है। दर हकीकत शहबाज शरीफ साहब तो कठपुतली है, हुकूमत तो किसी और की है। इस तरह अगर हुआ है, अच्छा, सॉरी टू कट यू हियर, हमें ज्वाइन किया है तजज़ियेकार ईसा राना साहब ने, उनसे बात करेंगे। ईसा राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, आज बानी पीटीआई को भी सज़ा हुई है और जिस दौरान हम ये बात कर रहे हैं इस दौरान लाहौर में भी जज अरशद जावेद ने 9 मई के केस में पीटीआई के कुछ रहनुमाओं को सज़ा सुनाई है, जो कि 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गई। मजमूई तौर पर आप इस बारे में क्या कहते हैं, सूरत हाल के बारे में? नहीं, वो तो दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि पीटीआई के लिए इस सिस्टम में कहीं कोई -1% भी गुंजाइश नहीं है। तो मेरे लिए तो ये कोई भी हैरान कुन सजा नहीं है। इसमें ये जरूर है कि आज लाहौर में फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को बड़े तरीके से बचा लिया गया। तो क्या कहते हैं, उसी जगह में बाकी लोगों को तारी करार दे दिया गया जो लाहौर में थे भी नहीं। तो इससे जरा अंदाजा हो रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो एक माइनस इमरान खान कोशिश होगी ये उसी का एक हिस्सा है। और इस सिस्टम में फिलहाल तो खान साहब के लिए कहीं कोई -0% भी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। सही। नूरुल आज़ीन, आप अगर कुछ पूछना चाहें तो आप भी पूछ सकते हैं। निसार राना साहब, हुजूर आपने जो फरमाया ना उसी में से एक सवाल निकालना चाह रहा था। सर, ये सजा की टाइमिंग के हवाले से आप कुछ देखते हैं? सजा की टाइमिंग के हवाले से कोई मामला है कि कहीं ये सजा की टाइमिंग ऐसी है कि जिसपे एक लेना देना खड़ा हो जाएगा किसी इस एक वक्त में कि जब रियासत और सियासत आपस में मदगम होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, और ऐसा एक फैसला आता है तो ये मामला और उलझ जाएगा और ये सूरत खराब हो जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में शायद 190 मिलियन पाउंड का केस लगे और जो हमारे इस सिस्टम को देख रहे हैं वो शायद उन्होंने एक पहले से पेश की एक बंदोबस्त कर लिया हो कि अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या कहते हैं ये सजा मौजूद हो और मामला जो है वो उनके हाथ में ही रहे। बाकी ये कि जो मौजूदा सजा की टाइमिंग की जो बात है, तो मेरी एक सहाफती मुझे जितनी भी वो है कि जून तक क्या कहते हैं बहुत बड़े फैसले और भी आएंगे और कोई 25-30 MNA पीटीआई के फारिग होंगे, सिटिंग तो कोई सेनेटर्स होंगे और उनकी रिप्लेसमेंट होगी ताकि सिस्टम जो है ना शुभ अंदाज में आगे बढ़ना शुरू कर दे। तो ये होगा, अभी आने वाले दिनों में मजीद कुछ फैसले देखेंगे आप। और अगर ऐसा होता है तो उसमें आप समझते हैं कि सिंपैथी का वोट अभी भी इमरान खान की तरफ है, पीटीआई की तरफ है और आगे जाकर के और हो जाएगा अगर उनको मजीद 25 MNA से महरूम कर दिया जाता है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, अब आज का जो फैसला आया है
आम आदमी ये सवाल तो करता है कि इमरान खान से पहले तोशा खाना के केस जरदारी, शाह गिलानी और नवाज शरीफ पे थे, उनके फैसले क्यों नहीं आते? तो जब वो ये देखते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि इसका मतलब ये फैसला कोई इंसाफ पे मबनी फैसला नहीं, जरूरत पे मबनी फैसला है। तो इमरान खान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक। उसके खिलाफ शिद्दत का केस से लेके साइफर से लेके 190 मिलियन, तोशा खाना 1 2 3 4 5 जो कर रहे हैं, अवाम में तो उसकी पजीराई कम नहीं हो रही आपके तमाम तर कोशिशों के बावजूद। और अगर आज भी फेयर इलेक्शन हो तो मेरे तो कैलकुलेशन ये कि इमरान खान इन लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। अच्छा, इसार राणा साहब ये फरमाएगा कि जो वो रहनुमा जो 9 मई के बाद से जेल में बंद हैं, जिन्हें भी रिसेंटली सजा भी हुई है आज, तो क्या आप समझते हैं अभी जो नई लीडरशिप है पीटीआई की, उन्होंने बड़ी हद तक उन्हें नज़रअंदाज कर रखा है? जो सिटेंस वगैरह जो अडियाला जेल के बाहर करने की कोशिश की जा रही है, वो कोट लखपत के बाहर भी तो हो सकते थे। उन रहनुमाओं से मुलाकात को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? आप मुझे बताएं कि कोट लखपत के बाद कौन सा बहुत बड़ा इज्तिमा होता है? कौन से तमाम अरकान असम्बली या लीडरशिप वहां पे मौजूद होती है? ये तो अगर इमरान खान की बहनें इस मामले को जिंदा ना रखती तो कोट लखपत के बाहर भी यही होना था जो, और कोट लखपत कह रहा हूँ, अडियाला के बाहर भी यही होना था जो कोट लखपत के बाहर हो रहा है। ये क्रेडिट गोज टू इमरान खान सिस्टर्स, जिन्होंने वहां पे बैठ के और शोर मचा के अडियाला का दरवाजा आबाद रखा है। अदरवाइज तो पीटीआई की लीडरशिप को तो कोई जरूरत नहीं है कि कहीं पे भी जाए, ना उन्हें कोई इंटरेस्ट है, ना इमरान खान की रिहाई में इंटरेस्ट है। इसार राणा साहब, सर आपकी बात में मुखर होने की इजाजत चाहता हूँ। पिछले सवाल से भी आपके एक सवाल निकला था, प्लीज उसको भी अकोमोडेट कर लीजिएगा इसी सवाल में। एक आपने अभी ये कहा कि इमरान खान की बहनों को क्रेडिट जाता है। सर आप मौजूदा जो तबाही हो रही है, जो यके बाद दीगरे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचाया जाता रहा है, पहले तो ये आकर के बताना कि जी इमरान खान साहब बहुत गुस्से में, और फिर नाम लेकर के शख्सियात का कुछ ऐसी बातें करना जो इसको ऑनियर नहीं की जा सकती। क्या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचाने के लिए इमरान खान साहब की हमजीराओं का शुक्रिया अदा करना चाहिए? और दूसरा, आपने इससे पहले कहा पिछले सवाल के कंटिन्यूएशन में कि फैसले जरूरतों की बुनियाद पे हो रहे हैं। हुजूर वाला, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को अगर आप देखें, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इमरान खान साहब को सादिक और अमीन माज़अल्लाह बनाया जा रहा था, तो वो फैसला भी तो नजरिया जरूरत की बुनियाद पे था। वो फैसला भी तो अशखास की मर्जी, मन मर्जी की वजह से हो रहा था, जिसमें गुड टू सी यू वाली अदलिया, यानी उनसे पहले ताकिब निसार और एक्सेट्रा एक्सेट्रा उनके हमनवा भी मौजूद थे। तो अगर वो फैसला नजरिया जरूरत की बुनियाद पे था और आमन्ना सदकना करके आप वजीर आजम के ओहदे का अलग भी उठा गए, आपने जो है वो 3.5 साल हुकूमत भी कर ली, और उसके बाद अब जब फैसला जरूरत की बुनियाद पे हो रहा है तो शोर मच रहा है। नहीं तो मैंने उन फैसलों को कब जस्टिफाई किया? मैंने आपको कब कहा है कि वो फैसले भी ठीक थे? मैंने तो नहीं कहा आपको। मैंने तो, चूंकि आपने मुझसे इन फैसलों का सवाल कर रहे हैं कि दोनों फैसले जरूरत की बुनियाद पे हुए, नजरिया जरूरत की। पाकिस्तान में भाई, पाकिस्तान में 1947 से लेके आज तक जुडिशरी ने इंसाफ पर मबनी फैसले कभी नहीं, जरूरतों पे मबनी फैसले किए, मुफादात के ऊपर मबनी फैसले किए, और वो सिलसिला अब बजाय कम होने के मजीद बढ़ रहा है तेजी से। अब तो आलम यह आ गया कि जज एक दूसरे को, जैसे हम बच्चे बचपन में खेलते हुए अब वो खेलते थे जिसमें एक दूसरे को धक्का देके दायरे से बाहर निकाल देते थे और हम खुद खड़े हो जाते थे, जज अब वो एक दूसरे को धक्के देके बाहर निकाल रहे हैं, बजाय बेहतरी के मामला और खराब हो रहा है। तो मैं तो कभी जुडिशरी के हवाले से ये नहीं कहा कि इमरान खान के दौर में बड़े अच्छे फैसले हुए। इमरान खान के दौर में भी उस वक्त के हालात के मुताबिक, मुफादात के मुताबिक फैसले हुए, आज भी वही हो रहे और ये आगे भी ऐसे होते रहेंगे। दुरुस्त है सर। हमशीरा के हवाले से वो सवाल जो मैंने किया था, काइंडली उसको। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं। हाँ, ये जो आपने कहा, देखे वो वही कहती नहीं जो इमरान खान उन्हें कहता रहा, और इमरान खान को भी पता था कि इसके रद्द अमल क्या आएगा। ठीक है, वो कोई बच्चा नहीं है, वो बड़ा माइंड गेम खेलता है, कैलकुलेटेड गेम खेलता है, तो उसे भी पता है इस बात का। लेकिन सर, कोई आदमी किस तरह का माइंड गेम क्यों खेलेगा कि जिसमें एंड पे जाकर के उसको फंसा दिया जाए? ये तो अब हम फैसला कर रहे हैं ना, हमें नजर आ रहा है ना। हो सकता है उसके नजर में कुछ और फैसला आ रहा हो, उसकी नजर में गेम का एंड कुछ और हो। अच्छा सर, आपने आपने फरमाया कि वो माइंड गेम वाली बात की, तो ये जो अडियाला जेल के बाहर जो लोग खड़े हुए हैं, जाहिर है वो तो आपने जैसा कहा कि इमरान खान की बहनों ने ये कर रखा है,
तो क्या ऐसा ही कुछ बैरिस्टर गौहर साहब अगर वहाँ नहीं आ रहे तो वो कोर्ट लखपत खड़े हो जाएं? कम से कम पार्टी के लीडरशिप तो वहाँ मौजूद हो ना, कोई तो मौजूद हो। तो क्या ये मुमकिन नहीं है? यार आप कैसी बातें करते हैं। और भाई वो अंदर है तो इनकी रोजी रोटी लगी हुई है ना। ये गौर साहब को कौन जानता था इमरान खान के जाने से पहले? सर ये बहुत अहम बात कह दी आपने। बैरिस्टर क्या नाम है सलमान को कौन जानता था? भाई उनके मोजे, उनका कद काट मीडिया में शबशबा सब इसलिए कि इमरान खान जेल में है। इमरान खान बाहर आ गया तो आप मुझे बताएं, क्या आप कभी इमरान खान बाहर आ गया तो बैरिस्टर गौर का एक खुसूसी इंटरव्यू करने जाएंगे? सलमान अकरम राजा का खुसूसी इंटरव्यू करने जाएंगे अगर आपको अपॉर्चुनिटी हो एक इंटरव्यू की तो? नहीं सर, लेकिन मेरा ख्याल है सवाल थोड़ा सा उल्टा होना चाहिए। मतलब जो लोग मुझे जानते हैं, सवाल ये होना चाहिए कि क्या वो लोग मेरे प्रोग्राम में आएंगे, क्योंकि मैं तो चले जाऊंगा, लेकिन फिर वो कहाँ जाएंगे? नहीं, आप सुने ना, अब मैं आपके सहाफती कद को नहीं चैलेंज कर रहा, ना आपकी नीयत को कर रहा हूँ। मैं तो बतौर सहाफी अपनी प्रायोरिटी की कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर ऑप्शन होगी इंटरव्यू करने की तो मैं इमरान की और गौहर की होगी तो मैं इमरान के ही करूंगा ना। बिल्कुल ठीक है, लॉजिकली ये बात दुरुस्त है, लॉजिकली ये बात दुरुस्त तो है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो तब तक हम उनके लिए मजबूर है उनका टेक लेने के लिए कि इमरान खान नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, पार्लियामेंट में टाई बांध के जाएंगे, वो जनाब हर जगह नजर आएंगे, क्योंकि इमरान खान नहीं है। अगर वो बाहर आ जाते तो फिर इन लोगों को कौन पूछेगा? बिल्कुल सही बात है। इनकी इस क्या पे रह हम जाएगी? मजीद भी तो बात इनकी करेंगे। तो रोजी रोटी इस पे लगी हुई है। इसार राना साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, नूरुल आरफीन आप भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। छोटे से ब्रेक के जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं और इस बारे में मजीद बात करते हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को आज तोशाखाना 2 केस में सज़ा सुनाई गई है, दीगर पीटीआई रहनुमाओं को भी सज़ा सुनाई गई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए आमने सामने। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सुनाई जाने वाली सज़ाओं के बारे में, और साथ साथ कोट लखपत जेल में भी आज जो सज़ाएं सुनाई गई हैं उसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं XMNA पीटीआई बशीर खान साहब। बहुत शुक्रिया बशीर खान साहब के वक्त का। सीनियर एंकर पर्सन नूरुल आरफीन सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर खान साहब, एक तो आज की सज़ाओं के हवाले से हम आपकी राय जानना चाहेंगे, एक तो बात ये, दूसरा ये कि इसके बाद फिर हम आएंगे KPK में जो हो रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले आप इस फैसले के बारे में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। शुक्रिया जी। मैं ये सिर्फ ये क्लियर करूं जी, मैं 2018 से MNA हूँ जी, 2024 में भी मैं MNA हूँ जी, अभी मौजूदा MNA हूँ जी, सेटिंग MNA जी। अच्छा, ये तो जी इसलिए तो मैंने क्लियर किया जी। ये फैसला जो आया है जी, ये आईन और कानून के बिल्कुल मेरे ख्याल में तोशाखाना जो पहले वाला केस था जी वो तो खत्म हो चुका है, और तो खान साहब की उसमें भी सजा हो चुकी थी जी। इस तरह अब भी ये सजाएं तो शुरू है, मगर ये खान साहब की हमारे ये साइपर वाला केस था, इद्दत वाला केस था, उसमें भी खान साहब को ये सजाएं हुई थी। इंशाल्लाह ये सजाएं तो वो देते हैं। अडियाला से हमारी ऐसी कोई तवक्को नहीं है इंसाफ करने का, क्योंकि वहाँ तो वो देते हैं जी। वो तो सुनाया गया है जी, वो तो उसने लिखा नहीं है जी खुद जज साहब ने, बल्कि उसको दिया गया है कि इसको वहाँ पे जाके उसको सुना दे। उसको उसने पढ़ दिया है शरफ जी, रीड कर दिया है। तो ये तो इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी जी। हम इंशाल्लाह हम पीटीआई जो है खान साहब तकरीबन 70-80% आवाम खान साहब के साथ है जी। इंशाल्लाह हम तवक्को रखते हैं, इस निज़ाम से तो नहीं तवक्को है, मगर अल्लाह ताला से इंशाल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला ऐसे फैसले फरमाएंगे जो कि इस मुल्क के हक में होंगे, जो कि हक और सच के हक में होंगे इंशाल्लाह। बशीर खान साहब ये भी फरमाइएगा कि क्या आपको लगता है कि जितने सारे केसेस हैं, ये तोशाखाना भी और तोशाखाना 2 भी और 190 मिलियन पाउंड भी और उसके अलावा 9 मई के केसेस भी, फिर 26 नवंबर के केसेस में भी, ये सारे केसेस में बानी पीटीआई जो है वो बरी हो जाएंगे? क्योंकि जब तक वो बरी नहीं होंगे तब तक वो जेल से बाहर नहीं आएंगे और इलेक्शन नहीं लड़ ये सारे केसेस जो है जी ये तो बनाए गए हैं सियासी तौर पर जी। सियासी केसेस इंशाल्लाह सियासी केसेस तो खत्म होते हैं। नवाज शरीफ मुजरिम था जी, 8 महीने गर्म पे गुजारा जी,
फिर इसके बाद वो तो एग्जाइल था जी, 10 साल बाहर रहा जी, फिर उसने लाया जी। ये दूसरा के जो था उसके खिलाफ जो मुजरिम था वो वहां पे चला गया जी इंग्लैंड को ये दवाई लेने के लिए, मगर वहाँ 4 साल रहा जी। तो ये मुल्क किस तरह है, इसमें न आईन है न कानून है जी, इसमें तो सिर्फ FIR होते हैं जी, और बाद में ये FIR का ऐसा कोई हैसियत नहीं है। ये रदी की टोकरी में लोग यहाँ इस तरह फेंकते हैं। तो जिस वक्त बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे, ये बात तो खैर खासी पुरानी हो गई, इस बात को दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन चूंकि बात हो रही है इसलिए मैं बात कह रहा हूँ कि जितने 3.5 साल उन्होंने जब हुकूमत की तो उस दौरान भी तो वो सिस्टम को चेंज कर सकते थे, सब कुछ तो उनके साथ था ना, सारी पावर तो उनके हाथ में थी ना। जी बिल्कुल थी, मगर सबसे पहले तो 2019 में कोरोना का मसला है जी। जब हम इस 2021 में जो हम रिफॉर्म्स करने के लिए सोच रहे थे कि हम इंशाल्लाह इस मुल्क में दाखिले जो हमारे यहाँ पे जो पॉलिसी है और बैरूनी जो हमारी पॉलिसी है उसको चेंज करेंगे इंशाल्लाह, और ऐसे कानून भी लाएंगे, तो किसी ने हमें छोड़ा नहीं जी। एक रूस के जाने से कि वहाँ से हम सस्ता तेल खरीदेंगे, गैस खरीदेंगे, हम इसलिए तो उसको रुश्वत दी एब्सोल्युटली नॉट, उसने कहा जी कि हम अपने ये जमीन को किसी के खिलाफ, हमारी जितनी भी पड़ोसी है, अथवा वो चीन हो व ईरान हो, इसके खिलाफ आपको नहीं करने देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि क्योंकि बानी पीटीआई ने जो बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद किया और इस वक्त बैरिस्टर गौहर और बानी पीटीआई की फैमिली यानी उनकी जो बहन है जो उनका केस लड़ने की कोशिश कर रही है अडियाला जेल के बाहर, जो हो रहा है वो सही है गलत वो एक अलग बहस है उसके ऊपर, लेकिन जो इस वक्त रिफ्ट पार्टी में बनती हुई नजर आ रही है, ऐसा आपको लग रहा है कि बैरिस्टर गौहर जो है वो कोई ग्रुप नहीं है जी। मैं अंदर आपको बताना चाहता हूँ जी, कोई ग्रुप नहीं है, सब के सब खान साहब के, हम जो हमारा लीडर है इस पे हम सब मुत्तफिक है जी। ये तो बड़ी पार्टियों में होता है, सबसे बड़ी पार्टी है जी, 70-80% लोग उसके साथ है जी। तो जिसके साथ इतने पावर हो जी, जितने लोग उसके साथ हो, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो होगा ग्रुप बंदी। मगर ये ग्रुप इस तरह नहीं है कि खान साहब के खिलाफ कोई ग्रुप बंदी है जी, न -1 का कोई फार्मूला है जी। इंशाल्लाह खान साहब जीतेंगे जी, हक और सच की इंशाल्लाह फतह होगी। सही। अच्छा, अभी ज़रा बात करें KPK की, तो सुहेल अफरीदी साहब और शफी जान साहब के जो वारंट्स भी इशू हुए हैं, इश्तिहारी करार दिया हुआ है उन्हें इस्लामाबाद की ATC ने, और अदालत में वो पेश नहीं हो रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बानी PTI को हर तरह से उनके हर एक्शन को ओन करते हैं, तो वो भी पेश हो जाते हैं अदालत में, ज़रा सामने आते तो फिर अच्छा लगता। इंशाल्लाह वहाँ पे करेंगे जी, ये तो खैर मामूली सी बात है जी। वहाँ पे इश्तिहारी है या नहीं है, वो तो वहाँ के वज़ीर आला है जी, एक मिनिस्टर है इस वक्त, तो ये जाएंगे वहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में, वहाँ पे बेल करेंगे जी, ट्रांजिट बेल करेंगे इंशाल्लाह, तो और ये सब कुछ हल हो जाएगा जी। इश्तिहारी करार देने तक तो मामला पहुँच गया है, तो अब अंदाज़ा और कितना वक्त उनको दरकार होगा? ये तो हम सियासी लोग भी है, मगर साथ साथ हमारे वहाँ पे वकला भी है, इंशाल्लाह उससे हम मुराबिते में है, तो वो जिस तरह इंशाल्लाह कहेंगे कानून के मुताबिक हम करेंगे। वैसे बशीर खान साहब, इसमें एक और बात है, जहाँ बात हो रही है तो हमने बहुत सारे ऐसे मुल्ज़िमान को देखा है जिनके खिलाफ इश्तिहारी होने तक मामला हो गए होते हैं, और वो उनका वकील अदालत में पेश होता है और कहता है कि उन्हें एक हिफाजती ज़मानत चाहिए और वो कोर्ट में पेश होना चाहते हैं, तो अदालत हमेशा मौका देती है। तो इस मौके को, इस तरह के मौके को क्यों नहीं अवेल किया जाता, क्यों अदालत को अपने मुखालिफ करने की कोशिश की जाती है? नहीं, कोशिश नहीं की जाती। इतने FIR है बहुत ज्यादा जी, लोग तंग आ चुके हैं जी। हर एक FIR में आप देखिए 52 तक वो पहुंच चुके हैं जी। अली अमीन गंडापुर के तकरीबन ये हमारा जो है उमर अयूब साहब, उसके कितने हैं जी, कितनों में उसको सजाई हुई है जी। आज 10-10 साल ये कोट लखपत में जी, वहाँ भी सजाई हुई जी, लाहौर में। ये सारे हम सजा होते हैं, इसलिए लोग तंग हो चुके हैं जी FIR से। ये कौन से हम किस अदालत को जाएं, कहाँ पे हम ये बेल करें, ये ऐसे चल रहे हैं जिस तरह हम पाकिस्तानी नहीं है, हम वो दहशतगर्द है जो कि पूरी दुनिया से यहाँ पे लाए जाते थे और रूस के साथ लड़ाए जाते थे, और फिर उसको अभी दोबारा उसने निकाल दिया, ये अफगान महाजर को, ये सारी चीजें।
ये सब कुछ इस मुल्क में चल रहा है जी। सर लेकिन खान साहब भी तो ये पेशगोई किया करते थे कि आप देखना अगला किसके विकेट गिरने वाली है, तो जाहिर है सिस्टम तो उनके साथ था ना सर। जी सिस्टम तो ये जो आप कह रहे हैं जी, हम एक दूसरे वो भी काले करते हैं जी। मैं माजरत के साथ ये आखिरी बात करना चाहता हूँ जी, ये इस तरह है इस मुल्क में हकीकी आज़ादी जब तक हासिल न हो जी, हम आज़ाद न हो सबसे, जितनी भी हमारे बैरूनी आका है जी, जो अंदरूनी उसके साथ मीर जाफर है, मीर सादिक है, ये सारे सबसे हम आज़ाद न हो जी। हम ये इस तरह हमारे साथ होता रहेगा, ये जो नून वालों के साथ भी होता रहेगा, पीपल पार्टी वालों के साथ भी होता रहेगा, इस तरह जितनी भी पार्टी है MQM वालों के साथ भी होता रहेगा, जमीयतुल-उलमा वाले भी, ये सारे जी जितनी भी सियासी पार्टियां हैं इसके साथ होता रहेगा जी। ये तकरीबन 78 साल से होते रहे हैं और आइंदा भी होते रहेंगे इंशाल्लाह। खान साहब और इस तरह हमारे PTI वाले जो वर्कर्स है, इंशाल्लाह हम हकीकी आज़ादी हासिल करेंगे। अच्छा बशीर खान साहब, ये फरमा दीजिएगा कि अगर आप ये कह रहे हैं, ये बात बड़ी हद तक ये बात मानी जाती है तमाम सियासी जमातों में बाय एंड लार्ज, तो इस सियासी अमल का हिस्सा क्यों नहीं बनते? तमाम सियासी जमातों से मिलकर बैठ के बात करें, और जब सारी सियासी जमातें एक तरफ 70-80% आपने कहा अवाम आपके साथ है, तो जब आप सब मिल जाएंगे तो सिस्टम बेहतर हो जाएगा, तो ऐसा क्यों नहीं करते? बिल्कुल जी, वो इससे तो वो खौफजदा है जी, जो नून वाले पीपल पार्टी वाले है वो खौफजदा है जी कि अवाम तो इमरान खान के साथ है, PTI के साथ भी नहीं है, सिर्फ इमरान खान के साथ है, उसके ज़ात के साथ है जी। लोग उसके साथ खड़े हैं, तो हम किस तरह जीतेंगे, किस तरह हम इलेक्शन लड़ेंगे, किस तरह हम, तो ये इसलिए तो उस पर यकीन रखते हैं कि उसका हाथ जो है हमारे सर पर है, और इंशाल्लाह हम इस तरह बैठे रहेंगे और ये हाइब्रिड जो निज़ाम है इस तरह चलता रहेगा। सही, नूरुल्लाह हसन, आप चलने वाले नहीं है जी। इसमें जो मसले हैं वो आएंगे, इसको ये जो इक़्तिसादी मसाइल है जी वो ज़्यादा, ये तकरीबन 6-7 महीने और भी आगे देखें तो ये गुर्बत की लकीर से जो 45% 50% है, ये 60% तक ये चला जाएगा। तो ये आपके ख्याल से ये जो दिवालिया वाले खतरे से निकले हैं और ये सारे मामलात और दिवालिया, कौन सा दिवालिया जी? ये तो उसकी जहन में था जी, कौन सा दिवालिया? 6.12 GDP ग्रोथ था जी %, और उस वक्त तो हमारे फॉरेन रिजर्व कितने थे जी? ये तो सिर्फ उसकी बयानिया है जो चला रहा है जी। सर आपकी पार्टी चला रही है, क्या है उसमें? 1.3 GDP ग्रोथ है जी, कितना है? 2 कितना है जी? आप खुद देखिए, उसका GDP ग्रोथ यही है। लेकिन तो आपकी पार्टी तो दिवालिया चला रहा है। ये तो ये महंगाई जो है, ये गुर्बत का जो शरह है जी, कितना है जी? वो IMF वाले खुद कहते हैं 5,300 अरब उसने करप्शन किया, 5,300 अरब रुपए। सर IMF ये भी तो कहता है सबसे ज्यादा कर्जा PTI ने लिया था, ये भी तो कहता है। उसके बाद तुम नहीं करते हो जी, तो 5,300 अरब रुपए की इससे पूछे जी, नून वालों से, ये पीपल पार्टी वालों से ये पूछे, ये किसने किया है? हम तो बाहर थे जी, हम तो 3.5 साल सिर्फ हुकूमत की है PTI वालों ने, ये 40-45 साल तो पीपल पार्टी और नून वाले थे जी। सर 40-45 साल सर थोड़ा सा ज़्यादा कह दिया आपने, लेकिन ये बताइए ना, नून लीग तो ये दावा करती है कि हमारे पास तो IMF को कर्जा ही नहीं था, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, तो कर्जा तो PTI गवर्नमेंट ने लिया था। जो आप कह रहे हैं ये कर्जा तो PTI गवर्नमेंट ने लिया ना। 3.5 साल में हमने सारे कर्जे लिए हैं जी, ये जो है तकरीबन ये हमने सारे लिए हैं 3.5 साल में, इसने 40-45 साल में कुछ भी नहीं लिया है। ये बात है उसका, ये ठीक है सर। इतना तो आप जानते ही हैं, शौकत अजीज साहब के वक्त में भी IMF का कर्जा उतर गया था, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी उतर गया था, लेकिन IMF की अगर रिपोर्ट है तो ये कर्जा किसी ने तो लिया है ना, नवाज शरीफ के बाद जिसकी गवर्नमेंट थी उसने लिया, उसके बाद ये एक और आप इससे एक प्रोग्राम करें इस पे, इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँगा, फिर ये सारे कर्जे सामने रखेंगे इस कौम के सामने जी, आपके सामने रखेंगे। सही। अच्छा सर, मैं चाहूँगा ज़रा दूसरी तरफ जाने बात आती है, अलीमा खानम साहिबा के बारे में ज़रा बात करते हैं कि वो मुख्तलिफ चीफ मिनिस्टर्स के बारे में पहले भी वो कर रही हैं, गंडापुर साहब के खिलाफ भी, अभी सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ भी, बैरिस्टर गौहर साहब के, तो आप इसको समझते हैं कि ये एक हेल्दी रिवायत है या ये ऐसा है वाकई अच्छे लोग नहीं? खान साहब की बहन है जी, खान साहब की बहन है जी, बहनों का यही है, जो बाई के लिए आते हैं जी, नो सियासी लोग हैं, नो सियासत करना चाहते हैं जी, न उसने पहली सियासत की जी, ना भी उसकी सियासत का कोई शौक है, न खान साहब के बेटों का कोई शौक है जी कि वो यहाँ पे आए सियासत करे जी। खान साहब का सिर्फ यही है इस मुल्क के खातिर वो
यहाँ पे सियासत कर रहा है। खान साहब, ये मेरा सवाल नहीं था। मेरा सवाल तो ये था कि ये पार्टी जो है इसमें जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती है, गंडापुर साहब को कहा गया। बयानबाजी जो है वो तो सिर्फ हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले देते हैं जी, वो तो उस पे पैसे लेते हैं और इस तरह करते हैं। तो अलीमा खान कोई बयानबाजी नहीं है हमारी, कोई बयानबाजी नहीं है जी हमारी, न कोई बयानबाजी है, ना कोई इख्तिलाफ है, ना कोई ग्रुप बंदी है जी हमारे। ऐसा नहीं हुआ कि चेयरमैन साहब को, यानी चेयरमैन जो इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर गौहर, उनको जाने से मना किया गया? अलीमा खान साहिबा जो हैं वो अलग वक्त में और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको कहा गया कि नहीं आए। इस तरह के मामला हुए ना। गंडापुर साहब के साथ भी इख्तिलाफात अपनी जगह हैं, सोहेल आफरीदी साहब के साथ भी हो रहे हैं। हाँ, आप तो मुखता हो गया। आज हम बात कर रहे थे बानी पीटीआई के तोशाखाना 2 और उनकी जो मैसेज हैं उनके सज़ा के बारे में। हमारे साथ MNA बशीर खान साहब मौजूद थे पीटीआई के। उनका ये कहना था कि IMF की रिपोर्ट ये है कि हज़ारों डॉलर का कर्जा है और ये कर्जा किसने लिया, सिस्टम क्यों भी लिया है। वो ज़ाहिर सवालों के मुख्तलिफ अंदाज से जवाब देते रहे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज तोशाखाना 2 केस में भी सज़ा हुई है और साथ साथ जो लाहौर में कोट लखपत जेल में भी सज़ाएं सुनाई गई हैं 9 मई के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर लीडरशिप है उनको भी, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं और दीगर लोग शामिल हैं। इसमें शाह कुरैशी साहब को बरी किया गया है, कुछ लोगों को बरी के मज़ीद 40-41 लोगों को बरी किया गया है, कुछ लोगों को इश्तिहारी करार दिया गया है, कुछ लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अब ये कि ये जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं इसमें एक और अहम बात यह है कि तोशाखाना 2 में जो सज़ा दी गई है उसमें ये भी कहा गया कि ये इमरान खान साहब को सज़ा जो है उनकी उम्र की, उनकी बढ़ती उम्र की वजह से थोड़ी नरमी की गई है और उनकी जो मिसेज हैं उनको खातून होने की वजह से थोड़ी सी नरमी की गई है, वरना ये बड़ी सख्त सज़ा होती। तो बहरहाल फिर भी 17 साल कैद की सज़ा है और 1,64,00,000 रुपये फ़ी कस जुर्माने की सज़ा है। मजमूई तौर पर तकरीबन नूरुल आरफिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जान चलेंगे। नूरुल आरफिन, आपने बात सुनी उनकी। MNA बशीर खान साहब ज़ाहिर है वही बात करेंगे जो कि हम और भी लोगों से सुनते आ रहे हैं। मैं चाह रहा था कि बीच में आप भी ज़रा कुछ बात करते, लेकिन आप खामोशी से सुनते रहे और बात ये है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ नहीं है, ये टॉम एंड जेरी चल रहा है और मैं इस पूरे अरसे में जो है वो सिर्फ हंसता रहा हूँ और बड़ी मुश्किल से मैं अब जो है वो दोबारा इन हो रहा हूँ अपने आप को कंपोज करके, क्योंकि प्रोग्राम जो था वो था इमरान खान की तोशाखाना 2 के सजाओं के हवाले से। बिल्कुल ऐसी। और आप जो है वो सोहेल आफरीदी और शफीउल्लाह जान और अलीमा खान उन सबके पीछे पड़े हुए थे और वो जो MNA गाफिल थे। आज मुझे पता चला पाकिस्तानी सियासत में मेरिट, वो मेरिट जो है उसमें जी का कितना अमल दखल है। जितनी 1000 मरतबा मौसूफ ने जी कहा है, इसके बाद मैं तो इस बात का मुतालबा करने वाला था कि इस आदमी को मिनिस्टर नहीं चीफ मिनिस्टर होना चाहिए KPK का, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा जी तो किसी और ने बोला ही नहीं है भैया आज तक मेरी अपनी दानिश में। तो अच्छा, सवाल इससे कुछ भी करो, ये PTI का हुस्न है कि आप इनसे पूछें आपके अब्बू का नाम क्या है, ये कहेंगे इमरान खान बड़ा हैंडसम था। आप इनसे सवाल ये करें कि जी पाकिस्तान में ये जो मामला यहाँ तक आ चुके हैं इसकी जिम्मेदारी आप किस पे आयद होती है, ये कहेंगे जी जब तक हकीकी आजादी। और भाई सवाल मैं कुछ कर रहा हूँ, जवाब तो कुछ दे रहा है यार। अभी आपने जितने सवाल पूछे, अव्वल तो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी कि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं था, कितने सवालों के जवाब इन्होंने मौसूफ पे दिए। सिर्फ रटे रटाए चंद स्टेटमेंट, चंद जुमले, चंद बयानात पढ़ करके अजबर करके और ये लोग टेलीविजन प्रोग्रामों में आगे बैठ जाते हैं। और आखिर में इन्होंने क्या कहा कि मीडिया पैसे लेता है। और भाई मीडिया पैसे लेता अगर होता, यहाँ पे जिधर आप बैठे हो, जिस सेक्शन ऑफ मीडिया पे आप बैठे हो, आप यहाँ की बात करो ना, आप हमारे प्रोग्राम की बात करो, आप मेरे चैनल की बात करो, आप मेरी बात करो जाती हैसियत में, तो मैं आपको जवाब दूं। फिर मैं आपको बताऊं कि आप कितने बड़े सादिक और अमीन थे, फिर मैं आपको बताऊं कि कितने सारे नासूरों को आपने खुद अपने दामन में रख करके पाला था, फिर मैं आपको बताऊं कि फैज हमीद और आपकी 5th जनरेशन वॉरफेयर ने ये यहाँ पे इमरान रियाजों को किस तरह से पाला, फिर मैं आपको बताऊं कि ये जो सामी अब्राहम जैसे जहरीले ये हकीकी आजादी लेकर के जेब में अमेरिकन वीजा और हकीकी आजादी का सफर लेकर के क्यों आए थे। ये क्या फ्रॉड लोग हैं यार, खुदा की कसम। मैं मतलब अब मेरी हंसी जो है वो फ्रस्ट्रेशन में तब्दील हो रही है कि इस वक्त मुझे स्टूडियो में होना चाहिए था, लेकिन अगर मैं होता तो फिर ये कहाँ होते। ये भी अच्छा ही अल्लाह की तरफ से कि अजीब बात कर रहे हैं भाई। बात ये करो कि ये पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत हो रही है, आपको पता है ये बैठ करके अपना मजलूम बन करके निकल गए। आपको पता है इस वक्त कितनी खौफनाक किस्म की बयानबाजी इनकी तरफ से हुई है। मैं आपको बताता हूं, मेरे हाथ में खबर है, अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस, सियासी रहनुमाओं, वुकला और सहाफियों का, और से सुनिएगा शहजाद, सियासी रहनुमाओं, वुकला, सहाफियों का
एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मजाहमत करने पर इत्तेफाक। कौमी कॉन्फ्रेंस के शुरका कहते हैं पीटीआई को अवाम ने मैंडेट दिया, वो मफाहमत के बजाय मजाहमत का रास्ता अख्तियार करे, हम साथ देंगे। खुदाए वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम, जब डंडे पड़ना शुरू होंगे ना, इनमें से 99% तो अपने घर से ही नहीं निकलेंगे। याद है वो वकास अकरम, शेख वकास अकरम, कहीं नजर आता है? पीटीआई बिल्कुल ऐसी है। इसके ऊपर अब यकीनन ऐसा लग रहा है कि अब एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस शायद इसके ऊपर भी होने वाली है। वक्त हमारे पास ख़त्म हुआ है और नूरुल आफरीन आपका बहुत शुक्रिया और बाकी लोग जितने भी हमारे साथ आए उन सबका भी बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए अब तक।